ससुर जी का वसीयतनामा। कोमल ऑफिस से लौट रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। उसने मोबाइल ऑन किया। उधर से किसी ने बताया कि तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। यह सुनते ही कोमल सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं, क्योंकि ऑफिस में ऑडिट पार्टी आई हुई थी। जब ऑडिट चल रहा होता है तब साहब लोग छुट्टी देने से कतराते हैं। कोमल ने तुरंत साहब को फोन लगाया और अपने ससुर जी के चले जाने की सूचना दी। घर आकर तत्काल में अपना रेल टिकट बुक किया। जल्दी से सूटकेस तैयार की और रेलवे स्टेशन पहुंची। पुणे जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। सीट पर बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। बैठते ही यादों की नदी पर तैरने लगी। ससुर जी का चेहरा याद आ रहा था। कोमल का दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि ससुर जी नहीं रहे। गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ने लगी, वैसे वैसे कोमल को अपने जीवन की एक एक घटना याद आने लगी जो उनके साथ जुड़ा था। उसे आज भी याद है, जब कोमल ब्याह करके ससुराल आई थी तब ससुर जी ने कहा था, एक बात हमेशा याद रखना कि इस घर को अपना मायका कभी मत समझना। हमेशा याद रखना कि यह तुम्हारा ससुराल है। कोमल उनके यह कठोर वचन सुनकर दंग हो गई थी। दरअसल कोमल का पति वरुण मिलिट्री में थे। शादी के लिए 1 माह की छुट्टी लेकर आए थे। शादी के तुरंत बाद दोनों हनीमून के लिए शिमला गए। इस घूमने फिरने के दौरान दिन कैसे कट गया पता ही नहीं चला। उनकी छुट्टियां खत्म हो गई। वरुण ने वापस जाने से पहले कोमल से वादा किया कि जब अगली बार आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ कश्मीर घुमाने लेकर चलूंगा। उसके वापस जाने की अगले दिन सुबह 5 बजे फोन की घंटी बजी। कोमल के ससुर जी ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं कर्नल सिन्हा बोल रहा हूँ। मुझे यह खबर देते हुए दुख हो रहा है कि कल रात कुछ आतंकवादी ने हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ लड़ते हुए आपके बेटे वरुण शहीद हो गए। उधर से टेलीफोन बंद हुआ। इधर मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने नपे तुले सपाट शब्दों में मुझे मेरे पति के शहीद होने का समाचार सुनाया। तब उनकी बात सुनकर कोमल को लगा कि उनको अपने बेटे के शहीद होने का गम है या नहीं। कोई अपने सौतेले बेटे की मौत पर भी इतना सख्त नहीं बना रह सकता। कोई पिता इतना पत्थर दिल हो सकता है, यह सोचकर कोमल हैरत में थी। वरुण के निधन के 1.25 महीने बाद कोमल के माता पिता पग फेरे की रस्म अदा करने के लिए उसके ससुराल में आए। जब कोमल के पिताजी ने ससुर जी को भी उनके साथ चलने के लिए निवेदन किया, तब वे बोले, तुम कोमल को अपने साथ ले जाओ। मैं इन प्राचीन ढकोसलों को नहीं मानता। उनका जवाब सुनकर पिताजी स्तब्ध रह गए। करीब 10 दिन मायके में रहने के बाद कोमल वापस अपने ससुराल आ गई। कोमल किसी कोने में बैठकर दिन दिन भर रोती रहती, लेकिन उन्होंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल उसी तरह चालू कर दिया जैसे वह पहले किया करते। कोमल सोचती रहती, यह कैसे पिता हैं जिनके चेहरे पर अपने बेटे के मरने का गम तक नजर नहीं आता। एक दिन जब दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे तब कोमल ने उनसे पूछा, बाबूजी, आपको वरुण की याद नहीं आती? तब उन्होंने अपनी आग उगलते आंखों से उसकी तरफ देखा और बोले,
जिस दिन उसने मिलिट्री ज्वाइन की उसी दिन से मैंने अपना मन कठोर कर लिया था। मैं जानता था कि यह खबर एक ना एक दिन तो मुझे सुनने मिल भी सकती है। फिर जो देश के लिए शहीद हो गया है उसका गम क्यों करे। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा देश के काम आ गया। उनके कठोर वचन सुनकर कोमल स्तब्ध रह गई। एक दिन ससुर जी कोमल के पास आए और बोले, बेटी अब आज से तुम अपनी जिम्मेदारी भरी जिंदगी शुरू करो। फिर उन्होंने मुझे गैस की बुकिंग कैसे करते हैं यह बताया। कुछ दिनों बाद में मुझे बैंक ले गए और वहाँ के काम समझाए। फिर एटीएम ले गए और पैसे कैसे निकालते हैं यह सिखाया। टेलीफोन और बिजली का बिल भरना भी उन्होंने मुझे सिखाया। यह सब काम कोमल सीख गई और करने भी लगी। पर घर के काम निपटाने के बाद जब कोमल अकेली रहती तब उदास हो जाती थी। एक दिन ससुर जी ने कोमल को बुलाया और कहा, देखो अब बहुत हो गया। तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। बेहतर यह होगा कि तुम फिर अपने मायके चली जाओ या इस घर के अलावा कहीं और रहने चली जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई किराए का फ्लैट देखता हूँ या खुद अपने लिए मकान या फ्लैट देख लो। कोमल ने उनसे कई बार कहा कि मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी, तो वे बोले, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसे तुम्हें ही हल करना है। दिन प्रतिदिन उनका कठोर होता हुआ रूप देखकर कोमल ने तय किया कि वास्तव में अब ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर एक दिन दोपहर को कोमल अपने लिए किराए का एक फ्लैट देखने के लिए घर से निकल पड़ी और उनके मित्र रामचंदानी की मदद से कोमल ने एक फ्लैट किराए पर लिया और वहां रहने भी चली गई। वरुण की पेंशन हर माह मिल रही थी, इसलिए कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी। शाम को समय मिलता तब कोमल बालकनी में जाकर बैठ जाती और रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को निहारती रहती। इस प्रकार शाम गुजरने लगी, लेकिन दोपहर में अक्सर कोमल बोर हो जाती। इसलिए उसने कंप्यूटर सीखने के लिए एक क्लास ज्वाइन कर ली। 3 माह में ही टैली सीख लिया। एक दिन शाम को कोमल टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देख रही थी। तभी मिसेज रामचंदानी आ गई। कोमल ने उनके लिए चाय बनाई। चाय की चुस्कियां लेते हुए वह बोली, कोमल, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट खाली है। यदि तुम ट्राई करो तो वह पोस्ट तुम्हें मिल सकती है। यदि जॉब मिल गया तो तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और नए लोगों से मेल जोल भी बढ़ने लगेगा। लेकिन मुझे तो काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। देखो कोमल, अनुभव तो काम करने के बाद ही आता है। इंटरव्यू के 2 दिन बाद ही कोमल को नियुक्ति पत्र भी मिल गया। कोमल ने दूसरे दिन से ही नौकरी ज्वाइन कर ली। अब उसके पास जॉब था और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। एक शाम सामान जमाते हुए उसने पाया कि ससुर जी के घर से सामान शिफ्ट करने के दौरान गलती से उनके लॉकर की चाबी मेरे सामान के साथ आ गई है। शाम को कोमल ऑफिस से सीधे ससुर जी के यहाँ पहुंची। उस समय वे सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में व्यस्त थे। कोमल को देखते ही बोले, बैठ जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने उसकी तरफ देखा और बोले, क्या तुम लॉकर की चाबी लौटाने आई हो?
उनकी बात सुनकर कोमल को आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता कि मैं लॉकर की चाबी देने आई हूँ। कोमल का आश्चर्य से भरा चेहरा देखकर वे बोले, बेटी, मैंने जानबूझकर ही लॉकर की चाबी तुम्हारे सामान के साथ रख दी थी। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम चाबी अपने पास रखती हो या मुझे वापस करती हो। कोमल टी टेबल पर लॉकर की चाबी रखी और उनको अभिवादन कर लौटने लगी। तब वह बोले, सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारी अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत पटती है। क्या इरादा है? कोमल ने स्वाभिमान पूर्वक लेकिन धैर्य के साथ उनसे कहा, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ और वह मेरे अधिकारी हैं, इसलिए कई बार मुझे उनके केबिन में जाना पड़ता है। अब इसे लोग किस नज़र से देखते हैं और क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मैं नहीं पालती। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने गर्दन नीचे कर ली। कोमल ने उनके चरण छुए और फिर घर चली आई। वह घर जरूर चली आई, लेकिन ससुर जी की यह बात कोमल के कानों में बार बार टकराती रही कि सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारी अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत पटती है। क्या इरादा है? कोमल को लगा कि यह बात अब उसे यहाँ चैन से नौकरी नहीं करने देगी, अतः वह रविवार को जीएम के बंगले पर उनसे मिलने गई। उन्होंने पूछा, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं अपना ट्रांसफ़र मुंबई कराना चाहती हूँ। कोमल का तबादला महीने भर में मुंबई हो गया। यह जानकर मिसेज रामचंदानी सहित ऑफिस के सभी साथी आश्चर्यचकित थे। अगले दिन ऑफिस में उसका विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह के बाद वह सीधे ससुर जी से मिलने उनके यहाँ गई। कोमल को देखते ही वह बोले, कोमल, तुमने अपना तबादला मुंबई करवा लिया है ना? उनकी यह बात सुनकर वह फिर आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे तबादला करवाने की खबर उनको कैसे मिली। उन्होंने नौकर से कहकर उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाया और बोले, कोमल, मुंबई पहुंचने के बाद तुम्हारे घर का पता मुझे तत्काल भिजवाना। देखो कोमल, इसमें देर मत करना। मुंबई आने के 2 दिन बाद ही ऑफिस की एक कलीग की सहायता से कोमल एक मकान किराए पर लिया और नए पते की जानकारी ससुर जी को भेज दी। कोमल को मुंबई आए केवल 3 महीने ही हुए थे और आज ऑफिस से घर पहुंचते ही यह सूचना मिली कि ससुर जी नहीं रहे। यह संपूर्ण घटनाक्रम कोमल के आंखों के सामने से एक फिल्म की तरह गुजर गया। गाड़ी आगे बढ़ते हुए पुणे आकर रुकी। वह गाड़ी से उतरी और ऑटो कर के ससुर जी के घर पहुंची। उसके घर पहुंचने से पहले ही उनकी अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी हो गई थी। उसने अंतिम बार उनका चेहरा देखा और उनके चरण स्पर्श किए। अब वे एक शव के रूप में उसके सामने थे, पर उन्हें देखकर लग रहा था मानो उससे कुछ कहना चाहते हैं। उनका चेहरा देखकर लग रहा था मानो वह कोमल से कुछ कहना चाहते हैं। उनका आग्नेय स्वभाव उनके चेहरे पर अभी भी वैसे ही नजर आ रहा था। उनके भाई के लड़कों ने अर्थी को कंधा दिया और उनकी अंतिम यात्रा चल पड़ी। अगले दिन उसके चचेरे देवर ने एक फाइल सौंपी। कोमल ने एक एक कर उसके कागज पलटना शुरू की।
ससुर जी ने उसके नाम वसीयत लिखी थी, जिसमें सारी संपत्ति और रुपए पैसे कोमल के नाम लिखे थे। वसीयतनामा के बाद अंत में एक चिट्ठी थी जो उन्होंने कोमल के नाम लिखी थी, जिसमें लिखा था, प्रिय बेटी कोमल, आशीर्वाद, यह पत्र तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। तुम मेरा स्वभाव देखकर आश्चर्यचकित थी और आजीवन आश्चर्यचकित ही रहोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने घर से निकलने के लिए विवश कर दिया, ताकि तुम अपने कमरे के कोने से बाहर निकलकर दुनियादारी को समझ सको। मिसेज रामचंदानी को बुलाकर मैंने ही उन्हें तुम्हारे पास भेजा था, ताकि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आवेदन करो। दरअसल मैंने मिसेज रामचंदानी से जानकारी लेकर ही तुम पर तुम्हारे मैनेजर के साथ ज़्यादा घुलने मिलने का आरोप लगाया था। बेटी, मैं यह चाहता था कि तुम यथासमय अपने लिए एक योग्य जीवन साथी तलाश लो। इसके लिए मुझे तुम्हारे ऑफिस का मैनेजर उपयुक्त भी लगा, लेकिन मेरी इस बात का जवाब तुमने अपना तबादला मुंबई करवाने के रूप में मुझे दिया। बेटी, जमाने के बदलने के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। वैसे भी अकेले स्त्री का जीना आजकल बहुत दुश्वार हो गया है। समय रहते यदि तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो शादी अवश्य कर लेना। बेटी, जो मर गया उसके साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। मुझे चिंता यह थी कि यदि तुम्हें इस कदर निराश जिंदगी व्यतीत करने की आदत पड़ गई तो तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास अथाह धन दौलत हो तो भी जीवन की खुशियाँ सिर्फ रुपये पैसे से तो नहीं मिलती। इसलिए मैं भी अपना तन मन धन सामाजिक कामों के लिए लगाता रहा। बेटी, मानव होने का अर्थ है समाज में रहना, जबकि तुमने अपने आप को एक कमरे के एक कोने भर में कैद कर लिया था। अब मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी कि तुमने जिंदगी को फिर से जीना सीख लिया है, और मैं यही चाहता था। अब जो कुछ तुम्हारा है वह इस वसीयत के जरिए तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हारा ससुर नहीं बल्कि बाबूजी। उनकी यह चिट्ठी पढ़कर कोमल मन ही मन बहुत परेशान हुई और लगा कि काश मैं अपने ससुर जी की विचार शक्ति को पहले जान पाती तो उनके बारे में वह सब कुछ नहीं सोचती जो अकेलेपन में बैठे बैठे सोचती रही। उनके पत्र में लिखी इस बात की मैं समय रहते किसी जीवन साथी को पसंद कर लो, इस पर भी मैं विचार कर रही हूँ। उपयुक्त साथी मिलने पर मैं उनकी इस बात पर भी जरूर अमल करूँगी और उनकी यादें और उनके साथ बिताए गए लम्हे तो हमेशा कोमल के साथ ही रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।